वेलकम वंस अगेन। लास्ट एपिसोड में हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात की थी। जाना था कि आरटीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इंडिया में आरटीआई एक्ट लागू होने की कहानी कैसे शुरू हुई। ये एपिसोड आरटीआई एक्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि आज हम आरटीआई से जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि एक्ट कैसे गवर्न और प्रोसेस होता है और इसे फाइल कैसे किया जाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, ताकि आप इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन से आसानी से कनेक्ट कर सकें। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आरटीआई क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे हिंदी में सूचना का अधिकार भी कहते हैं। ये एक्ट इंडियन सिटीजन्स को ये राइट देता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ऑल्थो right to information is not included as a fundamental right in the Constitution of India, it protects the fundamental rights to freedom of expression and speech under Article 19(1) subsection A and right to life and personal liberty under Article 21 guaranteed by the Constitution। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स के तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन आरटीआई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में दिए गए फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच और आर्टिकल 21 में दिए गए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले जानते हैं कि आरटीआई कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ ये एक्ट लागू होता है। The RTI Act is applicable to whole India. It covers all the constitutional authorities, including executive, legislature, and judiciary, and institution or body established or constituted by an act of parliament or state legislature। यानी RTI Act पूरे भारत में लागू होता है। ये एक्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को कवर करता है और उन इंस्टीट्यूशन और बॉडीज़ को भी कवर करता है जिन्हें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और सीएम ऑफिस, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फोन कंपनी। यानी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप जानकारी मांग सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट विद इन द एक्ट एम्बेड डायरेक्टली, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर इस एक्ट के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन जो प्राइवेटाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज हैं वो इस एक्ट के अंदर आती हैं। मतलब 2014 से ये रूल है कि जो एनजीओज या जो प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 95% फंड सरकार से लेती हैं, उन पर ये एक्ट लागू होता है। अब बात करते हैं कि आरटीआई काम कैसे करता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय 2 मेजर बॉडीज। यानी इंडिया में आरटीआई काम करता है 2 लेवल पर। पहला है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हेड्स ऑल द सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज विद इन देयर ओन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसेज। यानी सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर आती हैं, जिन्हें देखने के लिए डिपार्टमेंट के अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सभी स्टेट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को देखता है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के भी अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। और याद रखिएगा कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आर इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी आरटीआई का सेंट्रल और स्टेट 2 इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं, जिनमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। अगर आप किसी सरकारी विभाग से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं और उस डिपार्टमेंट ने नहीं दी है, तो आप इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर से शिकायत कर सकते हैं कि आपकी आरटीआई एप्लीकेशन का कंसर्न डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया है। इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस डिपार्टमेंट से पूछे कि आपकी आरटीआई एप्लीकेशन का आंसर क्यों नहीं दिया गया। A citizen who desires to seek some information from a public authority is required to send, along with the application, a postal order or a demand draft or bank check or a court stamp payable to the accounts office of the public authority as fee prescribed for seeking information।
यानी जो नागरिक किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई जानकारी चाहता है तो उसे जानकारी हासिल करने के लिए एप्लीकेशन के साथ डिमांड ड्राफ्ट, कोर्ट स्टैम्प, पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक के जरिए फीस भी देनी होगी। लेकिन डिसएडवांटेज ग्रुप या बीपीएल में आने वाले नागरिकों के लिए कोई फीस नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरटीआई एप्लीकेशन लिखने के लिए कोई तय परफॉर्मा नहीं है। आप सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप करके कंसर्न डिपार्टमेंट में अपनी तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर rti.online.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में आरटीआई एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 13 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी और टेन्योर डिसाइड करता है, लेकिन 2019 में आरटीआई में अमेंडमेंट किया गया। द अमेंडमेंट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू फिक्स द टर्म ऑफ सर्विस एंड सैलरीज ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यानी 2019 के अमेंडमेंट में यह कहा गया कि अब सरकार इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर और सैलरी डिसाइड करेगी। हालांकि इस अमेंडमेंट को कंट्रोवर्शियल माना गया। कहा गया कि इस मॉडिफिकेशन से आरटीआई को कमजोर किया गया है। तो उम्मीद है आरटीआई को लेकर आपकी समझ और साफ हुई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि आरटीआई के इस अमेंडमेंट को लेकर आपकी क्या राय है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।